टाइम तो लिख चीज लिखा दे ज्वाइन फास्ट लिख दे तो भाग को लोग की नहीं आया। एग्जाम कब है तुम लोग का? 30 तारीख 30th ना? ठीक। चलिए हाँ, कल डिस्कशन हो रहा था। हाँ कल तो हार्ट वाला डिस्कशन हो रहा था। आज का डिस्कशन विल बी पर्टेनिंग टू द जंक्शनल टिश्यूज ऑफ द हार्ट, मतलब द ऑटोरिदमिक फाइबर्स ऑफ द हार्ट, है ना। कल जो डिस्कशन हुआ था नोडल टिश्यूज ऑफ द हार्ट कहते हो इसको, ऑटोरिदमिक फाइबर्स ऑफ द हार्ट कहते हो इसको, है ना, और द जंक्शनल टिश्यूज ऑफ द हार्ट कहते हो, तो यू कैन कॉल इट एनीथिंग। सो पहला डिस्कशन जो आज का होगा दैट विल बी ऑटोरिदमिक फाइबर्स, ऑटोरिदमिक फाइबर्स और the nodal tissues, or you can call them to be the junctional tissues. तो ऑटोरिदमिक फाइबर्स हो गया, नोडल टिश्यूज हो गया और जंक्शनल टिश्यूज, यू कैन कॉल देम एनीथिंग। इसको ऐसे क्यों कहते हैं हम लोग? द रीजन इज दीज आर ऑटोरिदमिक बिकॉज दे कैन generate impulses, नर्व इंपल्स जनरेट कर सकता है वो, और इंपल्सेस को क्या कहते हैं हम लोग? नर्व इंपल्सेस इज आल्सो कॉल्ड एक्शन पोटेंशियल। ये एनसीईआरटी का लाइन है, न्यूरल कंट्रोल का लाइन है ये। नर्व इंपल्सेस आर आल्सो कॉल्ड एक्शन पोटेंशियल, बुझते पारली? तो दे कैन जनरेट देयर ओन इंपल्सेस और एक्शन पोटेंशियल। केवल जनरेट नहीं कर सकता, दे विल जनरेट एज वेल एज कंडक्ट and can conduct them as well. तो दो चीज है, एक तो ये जनरेट कर सकता है इंपल्स, और एक ये इंपल्स को कंडक्ट भी कर सकता है। केवल जनरेट नहीं, जनरेट एज वेल एज कंडक्ट। और देयर आर 4 जंक्शनल टिश्यूज, देयर आर 4 सच टिश्यूज। 4 टिश्यूज होते हैं। 4 टिश्यूज का नाम, नंबर 1 साइनोएट्रियल नोड SAN, नंबर 2 AVN एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड, नंबर 3 बंडल ऑफ हिज, इसको नोडल बंडल भी कहते हैं, इसको नोडल बंडल भी कहते हैं एनसीईआरटी में। एंड नंबर 4 पर्किंजी फाइबर्स, ठीक। तो these are the 4 different tissues which are present. This is called the sinoatrial node. The sinoatrial node, नाम से ही पता चल रहा है कि ये एट्रियम में रहता है। एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड, नाम से ही पता चल रहा है कि ये एट्रिया में भी है, वेंट्रिकल में भी है ना। बंडल ऑफ हिज, तो इसका 2 ब्रांचेस होता है, इट हैज 2 ब्रांचेस जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे। एंड पर्किंजी फाइबर्स। अब देखिए, इसको हम लोग पर्किंजी आर्बोराइजेशन फाइबर भी कहते हैं। दैट आर्बोराइज मतलब स्प्रेड करता है, ऐसा जैसे कि रूट्स, जो रूट्स होते हैं ना, जैसे जमीन पे रहता है, अगर जमीन से एक पेड़ को उखाड़ोगे, पौधा को उखाड़ोगे, तो रूट्स कैसे जमीन से छोड़ के आ जाता है, उसी तरह से पर्किंजी फाइबर जमीन पे ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होता है। जमीन पे मतलब मसल के अंदर ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, दैट इज कॉल्ड आर्बोराइजेशन, है ना, विद इट्स ब्रांचेस। सो इसको पर्किंजी आर्बोराइजेशन फाइबर्स, ठीक है, ये हम लोग कह सकते हैं, ठीक। अब जरा देखिए इसका लोकेशन क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम का क्वेश्चन भी है। हालांकि एनसीईआरटी में ज्यादा तवज्जो दिया है ऑन एसए नोड ओनली,
लेकिन एसए नोड, एवी नोड, बंडल ऑफ हिज, ये तीनों को ही हम लोग को पढ़ना है। हालांकि बंडल ऑफ हिज के बारे में भी एक जगह पे चर्चा है, सॉरी, एवी नोड और बंडल ऑफ हिज के बारे में भी कार्डियक साइकिल में चर्चा है एनसीईआरटी में। तो हम लोग सभी को एक बार देख लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। सो लेट्स सी इफ दिस इज द हर्ट। मैं तो बहुत अच्छा एक हर्ट बनाता हूं, बहुत खूबसूरत हर्ट। देखो कितना शानदार हर्ट है। देख, अब एस ए नोड, ये क्या है? सुपीरियर वेना कावा। तो सुपीरियर वेना कावा जहां टर्मिनेट हो रहा है, सुपीरियर वेना कावा जहां टर्मिनेट हो रहा है, उसी जगह पे एस ए नोड का लोकेशन है। देखो, एस ए नोड का जो ओरिजिन है दैट इज एट द पॉइंट ऑफ टर्मिनेशन ऑफ द सुपीरियर वेना कावा, देखा, एंड एक्सटेंड्स अप टू द इंटरएट्रियल सेप्टम, देखा आपने। सो एसए नोड का जो लोकेशन देखिए ध्यान से, दिस इज द सुपीरियर वेना कावा, दिस इज द सुपीरियर वेना कावा और एसवीसी, सुपीरियर वेना कावा, दिस इज द इंफीरियर वेना कावा, ये तो पता है आप लोगों को। तो एसए नोड, अगर इसके बारे में हम लोग बात करें, सो इसका लोकेशन क्या है? सो originates from the point of termination of the superior vena cava on the, এটা কি right atria, on the right atrium. So originates from the point of termination of superior vena cava on the right atrium and extends up to the interatrial septum and extends up to the interatrial septum and extends up to the interatrial septum. কিরে অভিনন্দন, তুই আছিস তো? পড়াশোনা করছিস তো? চলো, अच्छी बात। तो origin and extension समझ में आ गया। So origin originates from the point of termination of the superior vena cava and extends up to the interatrial septum. Clear? अब देखिए, ये जो एसए नोड हुआ, अब ये एसए नोड का डायमेंशन क्या है? इसका डायमेंशन क्या है? इसका डायमेंशन है 20 मिलीमीटर क्रॉस 5 मिलीमीटर, मतलब 20 मिलीमीटर लंबाई और 5 मिलीमीटर चौड़ा। ठीक, अब एसए नोड, द नंबर ऑफ बीट्स पर मिनट, मतलब एसए नोड कितना सिग्नल्स देता है पर मिनट? ये तो सिग्नल जनरेट करता है, नर्व इंपल्स जनरेट करता है। एनसीईआरटी लिख रहा है 70 से 75 सिग्नल्स पर मिनट। तो नंबर ऑफ इंपल्सेस पर मिनट, सो नंबर ऑफ इंपल्सेस पर मिनट दैट इज 70 से लेके 75। ठीक, नंबर ऑफ इंपल्सेस पर मिनट। अब सोचिए 70 टू 75, तो टक 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 टक, ऐसे एक रिदम है उसका। तो द रिदम इज कॉल्ड इन दिस केस साइनस रिदम, द टाइप ऑफ रिदम by which the impulses are generated and conducted by the SN node, that is called the sinus rhythm. ठीक है, तो इसका जो रिदम है साइनस रिदम, साइनस रिदम। ठीक है, अब एसए नोड का और क्या है? एनसीईआरटी का समरी का एक बहुत शानदार लाइन है, शायद इसमें भी है। तो एसए नोड इज कॉल्ड द नेचुरल पेसमेकर ऑफ द हार्ट, इट इज ऑल्सो कॉल्ड द पेस सेटर ऑफ द हार्ट। एनसीईआरटी का प्रॉब्लम क्या है? एनसीईआरटी इसको लिखा है अजीब तरीके से। एनसीईआरटी हैज रिटन एसए नोड कैन जनरेट इंपल्सेस, ऐसा कुछ, एंड देयरफॉर दे आर आल्सो कॉल्ड द पेस सेटर ऑफ द हार्ट, ऐसा कुछ लिखा है ना, सेट्स द पेस ऑफ द हार्ट एंड देयरफॉर दे आर कॉल्ड द पेसमेकर। एनसीईआरटी इस तरह से लिखा है। देखिए, खोलिए एनसीईआरटी का लाइन पढ़िए, नहीं तो समरी में लिखा होगा। देखिए, उधर भी लिखा है शायद, देखो तो एक सेंटेंस है, पढ़ तो अरिश पर। Initiating and maintaining the rhythmic contractile activity of the heart, pace setter of the heart. समझ में आया? तो it is also called the pace setter of the heart because it is responsible for generating and maintaining the rhythmic contraction of the heart. तो assertion और reasoning mark करो एनसीईआरटी से। अभी तक ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया since 2013।
आज तक ये क्वेश्चन नहीं आया नीट में, समझे ना? हाँ, आज तक ये क्वेश्चन नहीं आया नीट में, तो दिस इज अ वेरी वेरी फेमस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन पे ध्यान रखिएगा कि बोल रहा मुझसे पढ़ ले। सो दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर जनरेटिंग एंड मेंटेनिंग द कॉन्ट्रैक्टाइल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट। तो एसए नोड generates maximum number of impulses, वो तो है ही, maximum number of impulses generate 70 is maximum, वही तो maximum है, and is responsible for maintaining the contractile एक्टिविटी ऑफ द हार्ट। एनसीईआरटी ये लिख रहा है, ठीक है, एंड देयरफॉर दे आर कॉल्ड द पेस सेटर ऑफ द हार्ट। सो ये अगर रीजन है, इसका एजर्शन है एस ए नोड इज द पेस सेटर ऑफ द हार्ट। रुक जा, बता रहे हैं। अब ये वाला हो गया। एट द सेम टाइम एसए नोड इज ऑल्सो कॉल्ड द नेचुरल पेसमेकर ऑफ द हार्ट और द हार्ट ऑफ द हार्ट। एसए नोड इज ऑल्सो कॉल्ड द नेचुरल पेसमेकर ऑफ द हार्ट और द हार्ट ऑफ द हार्ट। सो और एक है क्या एजर्शन, एसए नोड इज द नेचुरल पेसमेकर ऑफ द हार्ट और द हार्ट ऑफ द हार्ट और द हार्ट ऑफ द हार्ट। समझ में आया? ये अगर एजर्शन है, इसका रीजन क्या होगा? इसका रीजन ये होगा कि इट इज जनरेटिंग इंपल्सेस। इसका रीजन है ये जनरेट करता है इंपल्सेस, ठीक है। तो देयरफॉर इट इज द नेचुरल पेसमेकर ऑफ द हार्ट। पेसमेकर मतलब इंपल्स जनरेट करना। सो इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर जनरेटिंग द मैक्सिमम नंबर ऑफ इंपल्सेस इन द हार्ट। तो जनरेट्स the first part of that sentence, maximum number of impulses in the heart, ठीक, generates the maximum number of impulses in the heart, ठीक है। तो ये दोनों आंसर हो गया एसए नोट का। अब जरा देखिए, तो एसए नोट हुआ कंप्लीट, इस जगह पे जाके एसए नोट इज कंप्लीट और कुछ टेंशन नहीं है। नाउ एसए नोड के बाद एक और नोड आता है जिसका नाम है एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड मतलब दिस नोड इज इन द एट्रिया एज वेल एज इन द वेंट्रिकल, ठीक। अब देखिए एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड, अब एवी नोड, इसका शुरुआत होता है विद अ गैप बिटवीन द एसए नोड एंड द एवी नोड। देखो जहां पे एसए नोड खत्म हुआ वहीं पे शुरू नहीं हुआ, देखा एक गैप है, देखा आपने। नाउ दिस एवी नोड originates from here, goes deep into the heart and terminates in the upper quadrant or upper part of the interventricular septum। तो ये कहां हुआ? ये ओरिजिनेट किया at the lower end of the interatrial septum, right? तो and it extends deep into the heart, goes deep into the heart and terminates at the upper 1/4 of the interventricular septum। देखो, देखा आपने। सो लेकिन उससे पहले एवी नोट पे पढ़ने से पहले एक चीज देखना होगा आपको कि अगर ये है एसए नोट, इफ दिस इज द एसए नोट, if this is the SA node and this is the AV node, this is the AV node, then there is a connection established between the termination of SA node and the origin of the AV node. Then there is a connection that is established between the termination of the SA node and the origin of the AV node. So A, B and C, these are the three nerve tracts, the three nerves which are responsible to carry the impulses from the SA node to the AV node. समझ में आया? समझ में आया? तो ये SA node पे जहां SA node जहां खत्म हो रहा है बेटा, AV node जहां शुरू हो रहा है, उसके बीच में एक गैप है. That gap is connected by the nerves from the terminal end of SA node to the origin of the AV node.
और ये नर्व जो है इसका फंक्शन है टू कंडक्ट द इंपल्सेस ऑफ द एसए नोड अप टू द एवी नोड और टू कैरी द इंपल्सेस ऑफ द एसए नोड अप टू द एवी नोड। एम आई क्लियर? क्लियर हो गया? अब देखिए ये 3 ट्रैक जो है इसको ए इज कॉल्ड ट्रैक्ट ऑफ, इसका नाम आपको याद नहीं रखना है लेकिन मैं इनकम्प्लीट नहीं लिखूंगा इसीलिए लिख दिया ट्रैक्ट ऑफ बैकमैन, बी इज कॉल्ड द ट्रैक्ट ऑफ थोरेल and C is called the tract of Wenckebach. Thorel. And C is called the tract of Wenckebach. Wenkebach. So these are the 3 tracts जो कि एसए नोड का पॉइंट ऑफ टर्मिनेशन से एवी नोड का ओरिजिन तक कनेक्ट करता है। एंड दिस इज द एवी नोड। तो एवी नोड के बारे में बात करें, सो एवी नोड, the atrioventricular node, atrioventricular node इसका originates, लोकेशन क्या है? originates from the lower end of the interatrial septum and penetrates inside the heart to terminate in the upper 1/4 of the interventricular सेप्टम। तो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम के अपर 1/4 में जाके ये टर्मिनेट होता है। समझ में आ गया? अब ये जो है एवी नोड, इस एवी नोड का एक चीज याद रखिएगा, जब एसए नोड काम कर रहा है तो बाकी कोई सिग्नल नहीं देगा, केवल कंडक्ट करेगा। समझिए बात, जब एसए नोड सिग्नल जनरेट कर रहा है मतलब एसए नोड काम कर रहा है तो बाकी कोई भी फाइबर इंपल्स जनरेट नहीं करेगा, केवल वो कंडक्ट करेगा जो एसए नोड जनरेट किया है। एम आई क्लियर? अगर एसए नोड फेल करा तो एवी नोड इंपल्स जनरेट करेगा और बाकी सब वही उसी जनरेशन को कंडक्ट करेगा। अगर एवी नोड फेल करा तो बंडल ऑफ हिज जनरेट करेगा और बाकी जो है वो कंडक्ट करवाएगा। ठीक? तो इस तरह से सीक्वेंस होता है। ऐसा नहीं है कि एसए नोड भी इंपल्स जनरेट करा, एवी नोड भी इंपल्स जनरेट करा, बंडल ऑफ हिज भी इंपल्स जनरेट करा, पर्किंजी फाइबर भी इंपल्स जनरेट करा। ऐसा नहीं होता। एक टाइम पे कोई एक इंपल्स जनरेट करता है और जब तक एसए नोड एक्टिव है तब तक एसए नोड ही डोमिनेट करेगा, वही इंपल्स जनरेट करेगा, बाकी सब इंपल्स को केवल कंडक्ट करेगा। एम आई क्लियर विद दिस? किसी के मन में कोई भी डाउट्स? तो ये याद रखिएगा बेटा, एसए नोड का काम है इंपल्स जनरेट करना और उसी इंपल्स को बाकी सब कंडक्ट करता है जब तक एसए नोड है जिंदा और एक्टिव। एसए नोड अगर फेल करे देन एवी नोड टेक्स ओवर। समझ में आया? और एक चीज याद रखिएगा, एसए नोड फेल करने के बाद ज्यादा दिन तक एवी नोड उसको होल्ड नहीं कर सकता, धीरे धीरे कंप्लीट ब्लॉक हो जाता है। समझे ना? तो इसीलिए एसए नोड जो एक साथ सब नोड इंपल्स जनरेट कभी नहीं करता, ये जान लीजिएगा। ठीक है? ए भुवनेश्वर, बुझते पेरेছিস? हाँ। अब देख, नेक्स्ट एवी नोड है। अब एवी नोड का रेट कितना जनरेशन करता है बेटा? 50 से लेके 60 पर मिनट। दैट इज द रेट ऑफ जनरेशन ऑफ एवी नोड, माने रेट ऑफ सिग्नलिंग ऑफ एवी नोड। समझे? इसका भी रिदम है, इसका रिदम का नाम है नोडल रिदम। इसका रिदम का नाम है नोडल रिदम। हाँ जी? नहीं, अगर 60 पर 75 पर मिनट कोई सिग्नल दे रहा है, उसका जो रिदम होगा और 50 to 60 जो होगा उसका रिदम थोड़ा स्लो होगा ना, तो इसीलिए इसको नोडल रिदम कहते हैं। मतलब इसका पर्टिकुलर एक नाम दिया गया है। नोट फेल कर गया? हाँ हाँ, एब्सोल्युटली। उसके बाद पेसमेकर डालना ही पड़ेगा, ये ज्यादा दिन तक होल्ड नहीं कर पाता। समझे ना? मेरा अंकल का हुआ था, बताते हैं क्या हुआ। सेम केस, एसए नोड फेल करा, लेकिन मैं जब देखा कि
एक सिनकोप हुआ, उनको थोड़ा सेंसलेस जैसा हो गया, लेकिन सेंसलेस हुआ कितना देर तक, 15 सेकेंड्स, फिर सही हो गया। दैट वाज एन इंडिकेशन कि हार्ट काम नहीं कर रहा है। लोग सोचेगा कि दूसरा चीज रीजन है, ऐसा नहीं है। दैट इज द इंडिकेशन कि हार्ट काम नहीं कर रहा है। एंड देन आई चेक द पल्स, इट वाज 36। और 36 क्यों, अभी आपको समझ में आ जाएगा। ये तो 50 to 60 पर मिनट लिखा मैंने, बंडल ऑफ इसका है 40 to 50, और परकिंजी फाइबर का है 36 to 40। सो ओनली परकिंजी वाज वर्किंग, तो इमीडिएटली पेसमेकर देना पड़ा, समझे ना। एनीवे, तो रेट हो गया, रिदम हो गया, ध्यान दीजिएगा। अब इसके साथ इसका डायमेंशन, ये डायमेंशन है 5 मिलीमीटर क्रॉस 2 मिलीमीटर, इसका डायमेंशन, और 5 मिलीमीटर क्रॉस 2 मिलीमीटर हो गया। अच्छा हाँ, और दिस इज ऑल्सो कॉल्ड assertion, called the reserve pacemaker of the heart. Reserve pacemaker of the heart. Why it is called the reserve pacemaker? इसका reason, if SA node fails, then AV node generates and conducts impulse. समझे? क्या ना बोल तो एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देख, एसए नोड और एवी नोड, केवल ये दोनों नोड जो है जो कि एट्रिया से कनेक्टेड है, देख बाकी नोड्स एट्रिया से कनेक्टेड नहीं होगा, सब वेंट्रिकल्स में सप्लाई कर रहा है। एवी नोड जो है वो एट्रिया को पार्शियली कवर किया है, लेकिन एसए नोड पूरा एट्रिया को कवर किया है, तो एट्रियल सिस्टोल विल लैक। अगर एवी नोड भी फेल कर गया तो एट्रियल सिस्टोल नहीं होगा, एट्रिया से सिग्नल नहीं, एट्रियल डिपोलराइजेशन अगर नहीं होता है तो एट्रियल सिस्टोल कैसे होगा, तो एट्रियल सिस्टोल होना बंद हो जाएगा। एंड दैट इज द मेजर प्रॉब्लम, क्योंकि 30% जो ब्लड होता है बेटा वेंट्रिकल्स में आता है, दैट इज ड्यू टू एट्रियल सिस्टोल। वो 30% फिलिंग वेंट्रिकल में कभी नहीं होगा। सो इनकम्प्लीट फिलिंग ऑफ द ब्लड इन द वेंट्रिकल, समझे ना। और इसीलिए टिश्यूज विल नॉट गेट ऑफ, इसीलिए सिनकोप, वो जो सेंसलेस हो रहा था वो इसीलिए, समझे ना। एनीवे, तो हाँ, then the AV node generates and conducts impulse, कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से देखिएगा, तो ये assertion reasoning हो गया। अब चलते हैं बंडल ऑफ हिज, तीसरा है बंडल ऑफ हिज। तो हाउ इज द बंडल ऑफ हिज डिस्ट्रीब्यूटेड? बंडल ऑफ हिज का दो ब्रांच है, राइट ब्रांच एंड लेफ्ट ब्रांच। देखो बेटा, राइट ब्रांच देखो नीचे आ रहा है, लेफ्ट जा रहा है, पियर्स कर रहा है, इधर जा रहा है, पियर्स कर रहा है, इधर आ गया। लेकिन लेफ्ट ब्रांच सीधा नीचे आ गया। दोनों का डिफरेंस समझ में आया? दोनों का मोड ऑफ मूवमेंट समझ में आया? This is called the right bundle branch, RBB. This is called the left bundle branch, LBB. So bundle of his have two branches. So number 3, bundle of his. Attached? हाँ, yes, they are attached. उस कंडीशन में they were not attached, है ना। इसमें तो अटैच नहीं था, ये तो नर्व ट्रैक्ट से कनेक्टेड था ऐसे, लेकिन ये अटैच्ड है, समझे। Definitely it is attached. तो देख इसका क्या है, it has two branches. It has two branches. The right bundle branch, the right bundle branch and the left bundle branch. Right bundle branch क्या है, उसका जो सीक्वेंस है, मैं लिख नहीं रहा हूं कुछ भी, ऐसा है ये, इसका डायरेक्शन ऐसा है। लेफ्ट बंडल ब्रांच डायरेक्टली डिसेंड्स। दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया आप लोगों को? राइट बंडल ब्रांच ऐसे आ रहा है और लेफ्ट बंडल ब्रांच देखिए डायरेक्टली डिसेंड कर रहा है। ध्यान दीजिएगा बच्चा, कोई दिक्कत? समझ में आ गया? नाउ इसका रेट कितना होगा, मैंने अभी कहा आपको, दैट इज 40 to 50 पर मिनट। ये सिग्नल जनरेट करेगा 40 to 50 पर मिनट। इसके लिए कोई रिदम हम लोगों ने डिटरमाइन नहीं किया, ठीक है, और कुछ नहीं चाहिए बंडल ऑफ हिज के लिए, और यू डोंट रिक्वायर एनीथिंग। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, अगर बंडल ऑफ हिज का सिग्नलिंग गड़बड़ हो गया, सपोज एसए नोड काम कर रहा है लेकिन एवी नोड और बंडल ऑफ हिज उसको कंडक्ट नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, वेंट्रिकल विल नॉट कॉन्ट्रैक्ट। वेंट्रिकल में डिपोलराइजेशन नहीं होगा तो कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा, बिकॉज बंडल ऑफ हिज एंड एवी नोड्स, these are very important for the contraction of the ventricle, क्योंकि वो वेंट्रिकल को ही सप्लाई करता है मेजॉरली, है ना। एवी नोड का मेजर पार्ट वेंट्रिकल में है, बंडल ऑफ हिज का टोटल पार्ट वेंट्रिकल में है। और सबसे इंपॉर्टेंट, और इतना क्यों डिस्ट्रीब्यूशन है सोचिए, एसए नोड केवल एक है एट्रिया में,
लेकिन वेंट्रिकल में इतने सारे क्यों हैं? क्यों जरूरी? पूरा बॉडी में सप्लाई करेगा। सो वेंट्रिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन शुड बी मोर। वेंट्रिकुलर सिस्टोल इज वेरी इंपॉर्टेंट। एट्रिया का सिस्टोल उतना इंपॉर्टेंट क्यों नहीं है? Due to gravity, the blood will come from the atria to the ventricle as well. एट्रिया से वेंट्रिकल में ब्लड ग्रेविटी के वजह से भी आ सकता है। 70% फिलिंग तो उसी के वजह से होता है। ब्लड का प्रेशर जो होल्ड करता है एट्रिया, तो उसी के वजह से एवी नोड खुल जाता है, और उसी के वजह से जो एट्रिया वेंट्रिकुलर फिलिंग होता है 70%, वो तो विदाउट सिस्टोल ऑफ एट्रिया। बाकी 30% ब्लड के लिए सिस्टोल चाहिए एट्रिया का। ड्यू टू ग्रेविटी भी ब्लड आ सकता है। इसमें दो चीज मैंने आपको बताया, एक तो ग्रेविटी बताया, सेकंड मैंने आपको बताया ड्यू टू प्रेशर ऑफ द ब्लड इनसाइड द एट्रिया द एवी वाल्व्स कैन नॉट होल्ड इट एनीमोर, इसीलिए वो खुल जाता है। वो भी रीजन है, केवल जीरो ग्रेविटी सोचने से नहीं होगा। समझ में? ठीक ना? तो 70% ऑफ द वेंट्रिकुलर फिलिंग तो ऐसे ही हो जाता है, 30% के लिए एट्रियल सिस्टोल चाहिए। तो ये डिफरेंस है। समझ में आया? अच्छा, तो रेट हो गया। अब नंबर 4, परकिंजी फाइबर्स। तो परकिंजी फाइबर्स के बारे में अगर बात करोगे, तो परकिंजी फाइबर्स लोअर एंड ऑफ द बंडल ऑफ हिज तियाशा जाओ। दिस परकिंजी फाइबर। सो परकिंजी फाइबर्स, इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना है बेटा। परकिंजी फाइबर्स, इसमें सिर्फ रेट पढ़ना है आपको। रेट इज 36 to 40 पर मिनट। यही मैंने बताया, मेरा अंकल का ऐसा ही हुआ था। जब पल्स देखा तो 36, एंड 36 मतलब तुरंत आपका सिग्नल आएगा कि भाई सिर्फ परकिंजी काम कर रहा है। अगर पल्स रेट आप देख रहे हो 36, ये 36 में उसका और सेंसलेस हुआ है, 100% हार्ट ब्लॉक। हार्ट ब्लॉक मतलब ब्लॉकेज नहीं, हार्ट ब्लॉक। इंपल्स जनरेशन में गड़बड़ होता है तो ब्लॉक कहते हैं हम लोग, समझे ना? ब्लॉकेज है अगर कोई कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो गया, दैट इज ब्लॉकेज। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ब्लॉकेज एंड ब्लॉक। उस दिन मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, ये लोग कुछ भी लिख देता है गूगल में आजकल, तो एक आर्टिकल पढ़ रहा था, जनरल स्टेटमेंट दिया है इसका प्रॉब्लम, और लिख रहा है कि अंदर डिपोजिशन हुआ है। इसका प्रॉब्लम से डिपोजिशन का कोई लेना देना नहीं है। दिस विल रिजल्ट इन हार्ट ब्लॉक, और डिपोजिशन ऑफ द आर्टरी अगर होगा इनसाइड द आर्टरी, दैट इज ब्लॉकेज। दोनों अलग है। दैट इज सीएडी, दैट इज कॉल्ड ब्लॉकेज। जो तुम एकदम गोदा बांग्ला कथा बोलो, दैट इज कॉल्ड द ब्लॉकेज। समझे ना? दिस इज ब्लॉक। हार्ट ब्लॉक इज समथिंग एल्स। लोग सोचते हैं ब्लॉक मतलब वो ऑब्स्ट्रक्शन, ये ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है। ब्लॉक मतलब, इसका डेफिनेशन है इंपेयरमेंट ऑफ द कंडक्शन ऑफ इंपल्सेस टू द जंक्शनल टिश्यूज ऑफ द हार्ट। कंडक्शन में गड़बड़ हो गया, मतलब ये इलेक्ट्रिकल इंपल्स जो जा रहा है, इलेक्ट्रिकल इंपल्स में गड़बड़ हुआ है, उसी को कहते हैं हार्ट ब्लॉक। समझे ना? एनीवे, तो दीज आर द डिफरेंट जंक्शनल टिश्यूज ऑफ द हार्ट। इसके बाहर जंक्शनल टिश्यू के लिए और कुछ नहीं करना है अपन को। आप याद रखिएगा, मोस्ट ऑफ द मैक्सिमम पार्ट ऑफ एवी नोड, एंटायर बंडल ऑफ हिज एंड द एंटायर परकिंजी फाइबर्स आर सप्लाइंग द वेंट्रिकल्स। वेरी गुड, समझ में आ गया? এটা মাথায় রাখবে সবাই, ठीक है? तो वेंट्रिकल्स को सप्लाई हर कोई कर रहा है एक्सेप्ट एसए नोड। Except SN node, all are supplying the ventricles. Since ventricular systole is most important because it is supplying blood to the entire body. एक तरफ entire body में सप्लाई कर रहा है, एंटी ग्रेविटी भेज रहा है, ऊपर भेज रहा है मतलब एंटी ग्रेविटी भेज रहा है। सिमिलरली सोचिए, राइट वेंट्रिकल से जब लंग्स में जा रहा है तब भी तो एंटी ग्रेविटी जा रहा है। तो माने कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सिस्टोल, पावरफुल सिस्टोल ऑफ वेंट्रिकल इज इंपॉर्टेंट। इसीलिए वेंट्रिकुलर मसल इज मोर स्ट्रॉन्गर देन द एट्रियल मस्कुलेचर। বুঝাচ্ছে মেটার কিছু দাঁড়া, কিছু হয়েছে বা ঠিক আছে তো? হ্যাঁ, আচ্ছা, ठीक है। तो परकिंजी पे मैंने एक ही चीज बताया केवल, दैट इज 36 to 40 पर मिनट। ठीक है, डन हो गया? कोई दिक्कत तो किसी को नहीं है? तो दीज आर द जंक्शनल टिश्यूज ऑफ द हार्ट और द ऑटोरिदमिक फाइबर्स ऑफ द हार्ट व्हिच आर आल्सो कॉल्ड नोडल टिश्यूज ऑफ द हार्ट। ठीक है, डन। बस ये हो गया आपका ये। अब इसके बाद हम लोग डायरेक्टली पढ़ेंगे
डायरेक्टली हम लोग पढ़ेंगे ईसीजी, इसके बाद हम लोग डायरेक्टली पढ़ेंगे ईसीजी। और लेट मी टेल यू, ईसीजी में आप लोग जो भी जानते थे वो जरा भूलने की कोशिश कीजिए इन द नेक्स्ट 1 मिनट, ठीक है? वो जरा भूलने की कोशिश कीजिए, क्योंकि हम जो बोलेंगे उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा क्यों मैंने आपको भूलने को कहा। क्या बात कर रहे हैं सर, वो तो इजीएस्ट काम है अपने लिए, भूलना इज इजीएस्ट, है ना? वो तो नॉर्मली हो ही जाता है, इसके लिए कहने का क्या है। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे ईसीजी, और इसी के रेफरेंस पे डिस्कस करेंगे। क्यों? बिकॉज ये जो इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस जो इन्होंने जनरेट किया और बाकियों ने कंडक्ट किया, इसी का रिकॉर्डिंग अगर ग्राफिकली हो, दैट इज कॉल्ड ईसीजी। एनसीईआरटी पढ़ के जो लोग ठीक से एनसीईआरटी नहीं पढ़ते लेकिन दिखाते हैं कि हम एनसीईआरटी पढ़ते हैं, उन लोगों के लिए एक मेरा इंटीमेशन है कि ईसीजी देख के ही, ईसीजी के बगल में ब्रैकेट में लिखा है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ एनसीईआरटी में, लेकिन मैं कहूंगा ईसीजी इज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम नॉट ग्राफ। तो एनसीईआरटी गलत लिखा है या तो हम गलत बोल रहे हैं। लेकिन अगर आप एनसीईआरटी का पहला 4 लाइन पढ़िएगा तब आपको समझ में आ जाएगा दैट इज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। एनसीईआरटी भी उसको इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम लिखा है, द मशीन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। आप एनसीईआरटी का पहला 4 लाइन अगर पढ़ते हो, जरा जोर से पढ़िए कैटरपिलर, तो समझ में आ जाएगा। होता ही तो है, पिक 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 करते ही थके। हाँ, this type of machine, electrocardiograph. So the machine is called electrocardiograph and the graphical record is called electrocardiogram. Am I clear? ওখানে আর কিছু লেখা আছে, পড়ো। ঠিক আছে। तो कार्डियक अरेस्ट अगर हो जाएगा मतलब क्या? व्हाट इज कार्डियक अरेस्ट? कोई सिग्नल नहीं जा रहा है, हार्ट स्टॉप्स बीटिंग, एनसीईआरटी का लाइन है ना, तो उसमें क्या होगा? ईसीजी कोई सिग्नल ही नहीं देगा, तो स्ट्रेट लाइन पी डॉट 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 लिखा है ना, है ना? चलो, तो क्या कहा मैंने? हाँ, हम लोग पढ़ेंगे ईसीजी। माय डियर स्टूडेंट्स, ईसीजी का फुल फॉर्म एनसीईआरटी का वो फर्स्ट ईसीजी का नाम से गड़बड़ मत कीजिएगा। एक्चुअली ईसीजी का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। एंड द इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट में क्या है? इंस्ट्रूमेंट में क्या है बेटा? नंबर 1, देयर आर डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स, देयर आर डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स। तो इलेक्ट्रोड्स रहता है, एनोड एंड कैथोड रहता है, इसके साथ वायर्स रहते हैं एंड गैल्वेनोमीटर रहता है। क्या रहते हैं? गैल्वेनोमीटर। तो इसके साथ वायर्स, गैल्वेनोमीटर एंड उसके साथ एक मिलीमीटर स्क्वायर ग्राफ पेपर, एक मिलीमीटर स्क्वायर ग्राफ पेपर रहता है जिसमें ईसीजी होता है, मेजर ही होता है बेटा। दैट इज अ मिलीमीटर स्क्वायर ग्राफ पेपर, 1 मिलीमीटर बाय 1 मिलीमीटर, समझे? सो इस टोटल इंस्ट्रूमेंट का जो सेटअप है इसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। एनी डाउट्स टू एनीवन माय डियर? क्लियर हो गया ना? अब जरा देखिए, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो पेपर में ड्रॉ कौन? पेपर है मिलीमीटर स्क्वायर ग्राफ पेपर, मिलीमीटर ग्राफ पेपर है, एंड जो ड्रॉ करता है वो गैल्वेनोमीटर है, और गैल्वेनोमीटर उसको रिकॉर्ड करता है, और एक मार्कर है उसमें जो ऐसे ऐसे स्केच करते रहते हैं बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ इलेक्ट्रिकल इंपल्स। समझ में आया? दिस वाज डिस्कवर्ड इन 1905 बाय एनटोवन। सो इट वाज डिस्कवर्ड इन 1905, डिस्कवर्ड इन 1905
ना भूल बोल रहा हूं, 1906 बाय एंटोवन, EINTHOVEN, एंटोवन। और उन्होंने क्या किया, ऐसे खड़ा होने के लिए बोला था इनिशियली। सो दिस वन, ये और ये, इट्स एन इन्वर्टेड ट्रायंगल। ही क्रिएटेड एन इन्वर्टेड ट्रायंगल विच इज कॉल्ड द एंटोवन ट्रायंगल। और इसी में राइट आर्म, लेफ्ट आर्म, राइट फुट, लेफ्ट फुट, चेस्ट, इस तरह से डिफरेंट अरेंजमेंट्स होता है ECG में। और हर एक अरेंजमेंट के लिए अलग अलग ग्राफिकल रिकॉर्ड होता है। ऐसे 12 डिफरेंट ग्राफिकल रिकॉर्ड्स है, लेकिन हम लोग केवल एक ही रिकॉर्ड पढ़ेंगे, दैट इज रिकॉर्ड 1, दैट इज कॉल्ड लीड 1। ऐसे 12 लीड्स होते हैं, लेकिन हम लोग का सिलेबस में जो है वो केवल लीड 1, समझे? सो हाँ, तो लीड 1। तो एनीवे, एक इन्वर्टेड ट्रायंगल क्रिएटेड होते हैं। देयर इज एन इन्वर्टेड ट्रायंगल। सपोज दिस इज द राइट आर्म, this is the left arm, this is the foot, this is the feet। ऐसे एक इन्वर्टेड ट्रायंगल होता है जिसको हम लोग कहते हैं एंटोवन ट्रायंगल, एंटोवन ट्रायंगल। ठीक है, हो गया। अब इसी कंडीशन में देयर आर डिफरेंट लीड्स विच आर रिकॉर्डेड अंडर डिफरेंट कंडीशंस। देयर आर डिफरेंट लीड्स रिकॉर्डेड अंडर डिफरेंट कंडीशंस। सो बहुत डिफरेंट लीड्स होता है बेटा। अरे भाई इतना डिस्टर्ब क्यों करता है ये बंदा? डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीड्स विच आर रिकॉर्डेड अंडर डिफरेंट कंडीशंस एंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ अरेंजमेंट। तो देखिए बेटा, डिफरेंट काइंड्स ऑफ अरेंजमेंट के लिए डिफरेंट लीड्स। सो डिफरेंट लीड्स आर ऑब्टेन्ड फॉर डिफरेंट अरेंजमेंट्स। So different leads are obtained for different arrangements, और different arrangements हुआ different leads are obtained, है ना? ऐसे कितने leads होते हैं टोटल? there are 12 leads। टोटल there are 12 leads, है ना? और हम लोग केवल लीड 1 को पढ़ते हैं। तो 12 leads का क्या है? लीड 1, लीड 2, लीड 3, AVR, AVF, AVL, V1, V2, V3, V4, V5 एंड V6। देखो 12 हर एक लीड्स। लेकिन हम लोग जो पढ़ते हैं बेटा केवल लीड 1। वी विल स्टडी ओनली लीड 1, और ओनली लीड 1 ही एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ठीक, प्रेशर एक एक रिकॉर्डिंग एक एक अरेंजमेंट के लिए होता है। मतलब अगर इधर इलेक्ट्रोड रखा, इधर रखा और राइट फुट पे रखा तो एक अरेंजमेंट होता है, उसके लिए एक लीड आया। समझ में आया? ऐसे करके 12 डिफरेंट लीड्स आते हैं। डेफिनेटली हर एक लीड अलग अलग है, लेकिन आप लोगों के लिए केवल लीड 1 ही दिया है, दैट इज लीड 1। ठीक है, देखिए অভিনন্দন, বালিশ দেবো নাকি রে? ক্লান্ত হয়ে গেছিস? এত ক্লান্তি কিসের? ভালোই কেটেছে পুজোটা। শরীর খারাপ? আরে বাবা রে, তোর কি ডিএনএস আছে? ডিভিয়েটেড নেজাল সেপ্টাম नहीं तो? अच्छा, ये देख, ये ग्राफ एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ये ग्राफ दिया हुआ है, हर किसी को पता है ये ग्राफ आपके सामने है एनसीईआरटी में। लेकिन ये ग्राफ पढ़ने के लिए कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स चाहिए अपन को, जिसको छोड़ के हम लोग ये ग्राफ कभी पढ़ नहीं सकता। तो लेट्स स्टडी क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए। अच्छा, इस ग्राफ में जो मार्किंग है आपको पता ही है, ये है P, Q, R, S एंड T, यही तो है। अच्छी बात है, लेकिन इसको पढ़ने के लिए हम लोगों को कुछ चीजें जानना चाहिए। ये लड़की चली गई क्लास से, ठीक है। देखो बेटा, एक चीज समझो, नर्व इंपल्स कंडक्शन जो आप लोग पढ़े थे एज अ स्टूडेंट, कुछ कुछ तो आपको जरूर याद होगा। जहां पे एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आप सोचिए, सपोज दिस इज अ न्यूरॉन, सपोज दिस इज अ न्यूरॉन which is not conducting any impulse. Suppose this is a neuron
which is not conducting any impulse, मतलब the neuron is at rest, है तो, and that is called the resting potential, कहते हैं तो हम लोग, the neuron is at rest, that is called the resting potential. आजा बेटा, तेरे लिए वेट कर रहे हैं, ठीक है? तो ये ईसीजी का जो चीज पढ़ना है बेटा, सुनते रहे, ईसीजी का जो चीज पढ़ना है बेटा, उसके लिए एक बेसिक रिक्वायरमेंट समझना चाहिए. हम लोग जब नर्व इंपल्स कंडक्शन पढ़ते थे, पहले उसका कुछ रिक्वायरमेंट्स है, उसका कुछ कॉन्सेप्ट्स को सोचना चाहिए. तो सबसे पहले देखिए, सपोज दिस इज अ न्यूरॉन, ये क्या है? एक्सोप्लाज्म, अंदर का जो फ्लूइड है, और आईसीएफ इंट्रासेलुलर फ्लूइड, और ये बाहर का है, दैट इज ईसीएफ, ये तो आपको पता है. नाउ when the neuron is not conducting any impulse, it is at rest. ठीक? It is at rest. So this is, let's consider this is the resting condition of the neuron. Let's consider this is the resting condition of the neuron. तो अब देखिए, in the resting condition of the neuron, अंदर K प्लस का डोमिनेंस होता है, बाहर Na प्लस का डोमिनेंस होता है, ताई तो ये आपने सुना है, बाद में इसका डिटेलिंग हम पढ़ाएंगे, डोंट वरी. तो अंदर माइनस चार्ज होता है और बाहर प्लस चार्ज होता है. क्यों होता है? आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू टेल यू राइट नाउ, ठीक है? मुझे अभी बोलने की जरूरत नहीं है. आई विल टेल यू व्हेन टाइम कम्स, डोंट वरी. सो ये जो कंडीशन है, दिस इज द रेस्टिंग कंडीशन ऑफ द न्यूरॉन. तो ये बन गया रेस्टिंग कंडीशन ऑफ द न्यूरॉन, समझे ना? अब ये न्यूरॉन में जब एक पर्टिकुलर सिग्नल आएगा, विच इज कॉल्ड द थ्रेशोल्ड स्टिमुलस, थ्रेशोल्ड स्टिमुलस आता है, then the neuron gets excited. So what is the threshold stimulus? Suppose I am here, suppose a signal aaya and I get excited. So what is threshold stimulus? It is the minimum signal but minimum impulse required to excite a neuron. ठीक ठीक. So इस पे अगर एक threshold stimulus आता है बेटा, threshold stimulus अगर आता है my dear students, the neuron get excited. How do you know that the neuron gets excited, my dear? That results in depolarization of the neuron due to the opening of a particular gate, which is called sodium voltage gated channel. है ना? Sodium voltage gated channel gets opened and the neuron gets depolarized. तार माने की होलो? What happens to this, my dear? किसी शेष, खांसी और खांसी. दिस इज सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल. ये खुल जाता है और बाहर से सोडियम, थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ सोडियम फ्रॉम आउटसाइड, है ना, एंटर्स इनटू द आईसीएफ. और अंदर ऑलरेडी के प्लस था, उसके साथ Na प्लस भी आया, और बाहर हो गया कंपैरेटिव नेगेटिविटी, अंदर हो गया कंपैरेटिव पॉजिटिविटी. जो उल्टा था, जो था उसका उल्टा हो गया, देख, क्योंकि बाहर से बहुत सारे सोडियम अंदर घुस गया और ऑलरेडी अंदर के प्लस है. So there is a comparative negativity outside and a comparative positivity inside. ताई तो किरे भुवनेश्वर, समझ में आया? अब देख, क्लियर है? अब देखिए बेटा, तो ये जो सोडियम का इतना इनफ्लक्स हो रहा है ड्यू टू द ओपनिंग ऑफ द सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल, इसका नाम क्या है? ये जो है, इसका नाम है सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल. तो ये ओपन होता है, सोडियम घुसेगा. अब सोडियम घुसा है मतलब इसका देख पोलरिटी चेंज हो गया. सो दिस कंडीशन इज कॉल्ड डीपोलराइज्ड कंडीशन. इसको हम लोग कहते हैं डीपोलराइज्ड. पहले था रेस्टिंग कंडीशन, अब हो गया डीपोलराइज्ड. एंड डीपोलराइज्ड जब होगा तब जाके एक्शन पोटेंशियल जेनरेट होगा, तब जाके इट विल रिजल्ट इन द जनरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल. तो जेनरेशन ऑफ एपी माने एक्शन पोटेंशियल, जिसका और एक नाम है, थैंक यू, विच हुज अनदर नेम इज नर्व इंपल्स, है ना बेटा? तो एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा. तो पहले होगा क्या? रेस्टिंग कंडीशन में न्यूरॉन है, उसको एक थ्रेशोल्ड स्टिमुलस दिया गया, it gets excited and depolarized, and then after depolarization action potential is generated by the neuron. Right? So what is action potential? It is the minimum potential which is required by a neuron to produce an action. What is threshold stimulus? It is the minimum stimulus required by a neuron to get excited. What is action potential? It is the minimum potential required by a neuron to produce an action. दोनों अलग है. Am I clear? तो एक्शन पोटेंशियल जनरेटेड हुआ.
कोई दिक्कत? अब जरा देखिए, इफ आई कंसिडर अ मसल, देखो नर्व इज अ कंडक्टिंग टिश्यू, मसल इज ऑल्सो अ कंडक्टिंग टिश्यू, राइट? तो व्हेन depolarization will happen, then action potential will be generated and then muscle will contract. But before the contraction of the muscle, कॉन्ट्रैक्शन के लिए एक आयोन का सख्त जरूरत है. वेरी गुड. एंड द आंसर इज कैल्शियम. तो यू शुड हैव इनफ्लक्स ऑफ कैल्शियम. क्या समझ में आया? विदाउट द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम मसल कैन नॉट कॉन्ट्रैक्ट. ये तो पता ही है हम लोगों को. ट्रोपोनेंसी कैसे, किसके साथ जुड़ेगा फिर? ट्रोपोनेंसी तो कैल्शियम के साथ ही जुड़ता है ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन. किसके साथ जुड़ेगा फिर, है ना? तो कैल्शियम चाहिए. तो अगर हम लोग कार्डियक मसल के बारे में चर्चा कर रहे हैं बेटा, ये तो कार्डियक मसल के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो कैल्शियम का इनफ्लक्स इज इंपॉर्टेंट. सो जनरेशन ऑफ एपी फॉलोड बाय एंट्री ऑफ कैल्शियम. एंट्री ऑफ कैल्शियम Ca2+, और हम लोग कहेंगे मूवमेंट ऑफ कैल्शियम एंड देन कॉन्ट्रैक्शन. तो कॉन्ट्रैक्शन का और एक नाम क्या होगा? सिस्टोल. की तो हाँ, तो अगर डिपोलराइजेशन इज द कॉज, सिस्टोल इज द इफेक्ट. तो कॉज है इधर, इफेक्ट है इधर, इसके बीच में गैप है, इसके बीच में टाइम लगता है. If depolarization is the cause, systole is the effect. और cause और effect के बीच में there is a time span. এইটা যদি না বোঝো তাহলে ইসিজি कभी नहीं समझोगे. 2 सेंटेंस में लुढ़क जाओगे. जो एनसीईआरटी में लिखा है, एनसीईआरटी इज डेंजरस. और वो 2 सेंटेंस जो समझते हैं उसी को इसीजी समझ में आता है, बाकी लोगों को नहीं. केवल याद करके एग्जाम में जाना पड़ेगा, नहीं तो. और गारंटी है ये कोई नहीं बताया तुम्हें, टेंशन मत लो. इफ डिपोलराइजेशन इज द कॉज, देन सिस्टोल इज द इफेक्ट. और इसके बीच में देयर इज अ टाइम विच इज स्पेंट. समझ में आ गया? तो अब ग्राफ पे आते हैं. ठीक है. और अगर रिपोलराइजेशन इज द कॉज, देन डायस्टोल इज द इफेक्ट. ठीक. तो अगर इसी सीक्वेंस में हम लोग पढ़े, माय डियर स्टूडेंट्स, इसी सीक्वेंस में अगर हम लोग पढ़े, तो कॉन्ट्रैक्शन के बाद क्या होना चाहिए? अरे डायस्टोल से पहले क्या होगा? लेट्स कंसिडर दिस इज पोटेशियम VGC. तो K+ का मूवमेंट होगा बाहर, Na+ ऑलरेडी अंदर है, बाहर प्लस अंदर माइनस कंडीशन होगा, एंड दिस इज कॉल्ड रीपोलराइजेशन. रीपोलराइजेशन के बाद क्या होगा? नहीं, उसके बाद कैल्शियम एंटर किया था, अब कैल्शियम तो निकल जाएगा. पहले एफ्लक्स ऑफ कैल्शियम या तो मूवमेंट ऑफ कैल्शियम, तब जाके डायस्टोल, है ना? तब जाके रिलैक्सेशन और डायस्टोल. उतना इजी नहीं है. तो रिपोलराइजेशन अगर कॉज है, डायस्टोल इज द इफेक्ट. उसके बीच में गेम है, टाइम लगेगा. दैट टाइम इज नॉट रिकॉर्डेड. वो टोटल ग्राफ रिकॉर्डेड होता है, टोटल रिपोलराइजेशन डिपोलराइजेशन सब मिला के रिकॉर्ड होता है. हम लोग जब इंटरप्रीट करते हैं तब वो टाइम को हम लोगों को चाहिए समझना. अब देख, ग्राफ पे आइए. ग्राफ में क्या है? पी वेव. देख रहे हो आप लोग? तो पी वेव. एनसीईआरटी क्या लिख रहा है? एट्रियल डीपोलराइजेशन लिख रहा है एनसीईआरटी. अच्छी बात है. क्यूआरएस वेव, या तो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स कहते हैं हम लोग, दैट इज वेंट्रिक्यूलर डीपोलराइजेशन, है तो एनसीईआरटी में लिखा है. अब टी वेव, वेंट्रिक्यूलर रीपोलराइजेशन.
क्या? ये भी तो लिखा है एनसीईआरटी ने, लेकिन ये तो लिखा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं अपन को, लेकिन हम लोग एक चीज पढ़ेंगे इसके बावजूद। देखो बेटा, एनसीईआरटी में ये सब तो लिखा है, लेकिन किसी ने ये नहीं कहा सर ये जो डिस्टेंस है ये सब क्यों है? Why are these straight line? क्या ये डिले क्यों हो रहा है? ये ब्लड फ्लो वो दिमाग से हटा, अभी इलेक्ट्रिकल सिग्नल पे सोच। ब्लड फ्लो हटा, दोनों को एक साथ मर्ज करेगा तो कभी नहीं समझेगा। इलेक्ट्रिकल सिग्नल पे सोच। अरे डीपोलराइजेशन हुआ है, उसके बाद तो कैल्शियम आना चाहिए। अगर कैल्शियम नहीं आएगा तो कैसे होगा? ठीक है, तो पहले मूवमेंट ऑफ कैल्शियम के लिए ये प्लेटो फेज है। दीज आर कॉल्ड द प्लेटो फेज। इस फेज का नाम है, ये एनसीईआरटी में मार्क नहीं किया है, तो जरूर याद रखिएगा। उम्मीद ध्यान दे, क्या कर रही है? प्लेटो फेज का पिक्चर देख एनसीईआरटी का 286। तो प्लेटो फेज, तो ये जो 286 क्या हुआ? तेरे दिमाग में क्या चल रहा है अभी? मुझे रैंक चाहिए फोर्थ में, समझे ना? फोटो कर देख, ये जो स्ट्रेट लाइन है बेटा, दैट इज प्लेटो फेज। इसका नाम क्या है? प्लेटो फेज। प्लेटो फेज। और ये जो प्लेटो फेज है बेटा, दिस इज ड्यू टू द मूवमेंट्स, बोलो, ऑफ Ca2+। वेरी गुड। सो दिस इज प्लेटो फेज which is caused due to the movements of the calcium ions। ठीक, कोई इशू समझ में आ गया? इफ्लक्स का फेस कौन सा? रिपोलराइजेशन के बाद वाला फेस। एनीवे, ध्यान से देख। अब देख, ये जो सिचुएशन हुआ, तो पी वेव हुआ, एट्रियल डीपोलराइजेशन वेव। ठीक, अब ये जो प्लेटो फेज हो रहा है, दिस इज ड्यू टू इनफ्लक्स ऑफ कैल्शियम। ठीक ठीक, एंड जब तक वेंट्रिकल का डीपोलराइजेशन वेव आया, ड्यूरिंग दिस फेज, जब वो क्यू से लेके आर जा रहा है, उसी दौरान एट्रिया का सिस्टोल हो रहा है। एट्रियल डीपोलराइजेशन इधर खत्म हो गया, उसके बाद डीपोलराइजेशन के बाद क्या होगा? एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा, कैल्शियम का इनफ्लक्स होगा, एंड देन कॉन्ट्रैक्शन। तो टाइम लगेगा। तो ये हो गया डीपोलराइजेशन, एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ, कैल्शियम का इनफ्लक्स हुआ। तो जब डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल हो रहा है, तब जाके एट्रियम का सिस्टोल हो रहा है। समझ में आया? समझ में आया? When the depolarization wave of the ventricle occur, at that point in time the atrial contraction or systole occur। समझ में आया? क्योंकि डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया का मतलब एट्रियल सिस्टोल नहीं है। ये गड़बड़ कभी मत करना। डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया मतलब पी वेव, इसको आप लोग अगर सोचो कि एट्रियल सिस्टोल, तब जाके सत्यानाश। That is a wrong notion completely। Depolarization of atria does not mean atrial systole। Atrial systole occur after the influx of calcium। So after influx of calcium, calcium influx प्लेटो फेज में हो रहा है। उसके बाद जब वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन का वेव चल रहा है बेटा, QRS, तब जाके एट्रियल सिस्टोल हो रहा है। मैं जितना बोल रहा हूं उतना पहले सोचो। मैंने क्या कहा? जब पी वेव हो रहा है मतलब एट्रियल डीपोलराइजेशन, उसके बाद एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा, उसके बाद प्लेटो फेज में कैल्शियम आएगा, फिर एट्रियल सिस्टोल होगा। तो जब एट्रियल सिस्टोल हो रहा है, तब वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन वेव हैज ऑलरेडी स्टार्टेड। एम आई क्लियर? समझ में आया? समझ में आया? अब वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन हो गया, उसके बाद कैल्शियम आयन का इनफ्लक्स,
फिर वेंट्रिकल सिस्टोल में जाएगा, तब तक रीपोलराइजेशन वेव ऑफ वेंट्रिकल ऑलरेडी हो चुका है। इसीलिए एनसीईआरटी लिख रहा है द मास्टर स्ट्रोक, द एंड ऑफ टी वेव मार्क्स द एंड ऑफ सिस्टोल। ये लाइन कोई नहीं एक्सप्लेन कर पाएगा अगर आप डीपोलराइजेशन को सिस्टोल कंसीडर करा तो, कोई नहीं एक्सप्लेन कर पाएगा। हर कोई कहेगा कि ये लाइन गलत लिखा हुआ है। ये गलत नहीं है, परफेक्टली करेक्ट है। सोचिए, द एंड ऑफ टी वेव दैट इज द रीपोलराइजेशन वेव ऑफ वेंट्रिकल। जब वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन खत्म हो रहा है, तब जाके वेंट्रिकुलर सिस्टोल भी खत्म हो रहा है, बिकॉज दिस इज द कॉज। उसका इफेक्ट तो बाद में आएगा, तब तक अगले इवेंट का कॉज चालू हो गया। समझ में आया? समझ में आया? तो ये अगर कॉज है, उसका इफेक्ट बाद में आएगा। इसका इफेक्ट क्या है? सिस्टोल ऑफ वेंट्रिकल्स। तब तक अगले इवेंट दैट इज वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन हो चुका है। समझे? दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। बुझते পারছো? এই যে লাইনটা কেন লেখা আছে, द एंड ऑफ टी वेव मार्क्स द एंड ऑफ सिस्टोल। अभी उसको वेंट्रिकुलर सिस्टोल सोच लीजिएगा, दैट इज वेंट्रिकुलर सिस्टोल। समझे? अब एक चीज तो मैंने कहा ही नहीं, किसी ने पूछा भी नहीं। एक चीज तो मैंने कहा भी नहीं, किसी ने पूछा भी नहीं। एट्रिया का रिपोलराइजेशन कहां हुआ सर? ये तो वेंट्रिकुलर एट्रियल डिपोलराइजेशन लिखे आप, फिर वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन लिखे आप, फिर वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन लिखे आप। एट्रिया का रिपोलराइजेशन कब होगा? हाँ, atrial repolarization wave cannot be seen in the ECG. Why? Because the repolarization wave of atria is masked by the sharp ventricular depolarization wave. नहीं? The repolarization wave of the atria, ये जो रिपोलराइजेशन एट्रिया जो रिपोलराइज करके डायस्टोल में जाएगा, दैट इज मास्क्ड बाय द शार्प वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन वेव। जो शार्पर है वही तो रिकॉर्डेड होगा, जो माइल्डर है वो तो रिकॉर्डेड नहीं होगा। सो एट्रियल रिपोलराइजेशन वेव इज मास्क्ड बाय द शार्प वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन वेव। समझ में आया? इसीलिए इस जगह पे एट्रियल रिपोलराइजेशन वेव भी आएगा, जिसको दिखेगा नहीं। Didn't get you, जोर से। Yes, definitely yes, because atrial systole इसके बाद हो रहा है। क्यूआर के दौरान एट्रियल सिस्टोल हो गया, लेकिन जब एट्रियल सिस्टोल होगा तो एट्रियल रिपोलराइजेशन भी तो होगा। डायस्टोल डोंट टेल, बायोटेक डायस्टोल। डिपोलराइजेशन के बारे में बात करो। एट्रियल डिपोलराइजेशन हुआ, उसके बाद कैल्शियम आया, अब जाके एट्रियल सिस्टोल होगा। ठीक है? एट्रियल सिस्टोल जब हो रहा है तब एट्रियल रिपोलराइजेशन का वेव आ जाएगा। तो समझ में आया? जैसे कि वेंट्रिकुलर सिस्टोल जब हो रहा था तो वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन वेव आ गया था ना। वेरी मच इन द सेम वे, जब एट्रियल सिस्टोल चलेगा तो एट्रियल रिपोलराइजेशन आएगा। उसका वेव कहां है? कहां दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना। क्यों नहीं दिख रहा है? बिकॉज इट इज मास्क्ड बाय द शार्प वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन वेव। सो the atrial repolarization wave is masked by the sharp ventricular depolarization wave. The atrial repolarization wave is masked by the sharp ventricular depolarization wave. इसीलिए we cannot identify atrial repolarization wave. समझ में आया? याद रखिएगा हमेशा, the effect, the cause of the one, the cause के लिए इफेक्ट बाद में होगा, और जब उसका इफेक्ट हो रहा है तब नेक्स्ट इवेंट का कॉज हो जाता है। कॉज अगर डिपोलराइजेशन है तो इफेक्ट है सिस्टोल, कॉज अगर रिपोलराइजेशन है तो इफेक्ट है डायस्टोल। राइट? तो जब
डीपोलराइजेशन होगा, उसके बाद उसका इफेक्ट आएगा विच इज सिस्टोल, तब तक अगले इवेंट का रीपोलराइजेशन भी हो जाएगा। गॉट इट? इसीलिए एनसीईआरटी लिख रहा है द एंड ऑफ टी वेव मार्क्स द एंड ऑफ सिस्टोल। समझे? अब ये जो पैराग्राफ है ईसीजी का वो पढ़ो, एक भी कॉन्सेप्ट इधर से उधर नहीं होगा, गारंटी है मेरा। पढ़िए। उसके बाद से वो पी लिख दिया ना, उसके बाद से चल पढ़। थ्री इलेक्ट्रिकल लीड्स है ये, तीनटे 1 2 and 3। ठीक, एनसीईआरटी में लिखा है 3 इलेक्ट्रिकल लीड्स। देखो इन्वर्टेड ट्रायंगल के तरह मैं बना दिया उसको। चलो स्टैंडर्ड ईसीजी ओनली अबाउट ए स्टैंडर्ड ईसीजी, माने एक लीड, समझे ना? चलो ठीक है, डीपोलराइजेशन एट्रिया। चलो which initiates the ventricular contraction, माने इसके वजह से ventricular contraction होगा। चलो देखो, the contraction starts shortly after Q and marks the beginning of the systole। किसका contraction? No sir, atria का contraction। the contraction starts shortly after Q and marks the beginning of the systole of what? जिसका डिपोलराइजेशन पहले हो चुका, कैल्शियम आ चुका, उसका सिस्टोल होगा। क्या समझ में आया सेंटेंस? दैट इज एट्रियल सिस्टोल। एनसीईआरटी खूब कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट्स लिखे थे, किंतु ओके आइसोलेट करते हैं, आइडेंटिफाई, और उसके लिए बेसिक हम लोगों ने पढ़ लिया। अगर डिपोलराइजेशन इज द कॉज, कैल्शियम आ गया, अब डिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल का वेव जा रहा है, उस दौरान हम लोग अगर कह रहे हैं कि आफ्टर क्यू द सिस्टोल स्टार्ट्स, किसका सिस्टोल? जिसका कॉज इधर है उसी का तो इफेक्ट होगा, दैट इज द सिस्टोल ऑफ द एट्रिया। समझ में आया? पर फिर से वो लाइन पर yes. किसका सिस्टोल? ऊपर लिख दे एट्रियल सिस्टोल। चलो नेक्स्ट। पहले एक्साइटेड स्टेट से नॉर्मल स्टेट, एक्साइटेशन के बारे में बात करा, सिस्टोल डायस्टोल के बारे में नहीं बात करा, है ना? देखो टी वेव क्या है? रिपोलराइजेशन वेव। फिर कौन सा सिस्टोल? वेंट्रिकुलर सिस्टोल। समझे? दिस इज वेंट्रिकुलर सिस्टोल। तो हमेशा सोचिएगा कॉज है, उसका इफेक्ट है। समझे? तो कॉज अगर आएगा तो उसका इफेक्ट भी आएगा, इफेक्ट बाद में आता है। कॉज पहले होगा, इफेक्ट बाद में होगा। तो कॉज के लिए जब इफेक्ट हो रहा है तब सेकेंड इवेंट का कॉज हो चुका है, इसीलिए कंफ्यूजिंग हो रहा है। इसीलिए मैंने उसको बोला कि कभी सिस्टोल डायस्टोल को डिपोलराइजेशन रिपोलराइजेशन से कोइंसाइड मत कीजिए। अगर करोगे तो 100% ये नहीं समझोगे, पॉसिबल नहीं है, गलत समझोगे। बोलो वो क्या है पता है? दैट इज कॉल्ड यू। तो लेकिन उस कंडीशन एनसीईआरटी में जो लिखा है दैट इज नेक्स्ट पी वेव फॉर द नेक्स्ट साइकिल। समझ में आया? हाँ होगा। मतलब क्या है? देखो टी वेव के बाद क्या होगा? वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन वेव हो गया, अब एफ्लक्स ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम बाहर निकल जाएगा, तो रेस्टोरेशन ऑफ द ओरिजिनल कंडीशन, फिर सिग्नल आएगा। समझ में आया? समझ में आया? नर्व इंपल्स ना? समझ में आ गया? ठीक, कोई दिक्कत? और एक मजे का बात बोले, जब इसका एक्साइटेशन हो गया, एट्रिया का एक्साइटेशन हो गया, उसके बाद एट्रिया जो भी कर रहा है
जब तक नेक्स्ट पी नहीं, उसका नेक्स्ट पी का सामने वाला कंडीशन नहीं आएगा, तब तक एट्रिया विल नॉट गेट एक्साइटेड इवन इफ यू गिव स्टिमुलस ऑफ थ्रेशोल्ड वैल्यू. सो यहां का एंड, यहां का जो खत्म हो गया, इसके बाद से लेके इसके बिगिनिंग तक, दैट इज द रिफ्रैक्टरी पीरियड. रिफ्रैक्टरी पीरियड मतलब क्या है? इट इज अ पीरियड इन विच द न्यूरॉन प्रिपेयर्स इटसेल्फ फॉर द नेक्स्ट स्टिमुलस. तो एट्रिया का जो न्यूरॉन है वो कौन है? ऐसे नोट, इट इज प्रिपेयरिंग इटसेल्फ फॉर द नेक्स्ट स्टिमुलस, नेक्स्ट डिपोलराइजेशन के लिए प्रिपेयर कर रहा है. दैट इज द रिफ्रैक्टरी पीरियड. उस दौरान जितने भी सिग्नल दो, इट विल नॉट रिएक्ट. डिफिब्रिलेटेड इज व्हाट? व्हाट इज दैट? पता है तुम्हें? इंपल्स देते हैं. किसको देते हैं? हार्ट का कौन सा पार्ट को देते हैं? वेंट्रिकल को देते हैं. That is called the machine is called ventricular defibrillator. Ventricular fibrillation मतलब ऐसा एक कंडीशन जहां पे हार्ट और ब्लड को पंप आउट नहीं कर पा रहा है. वेंट्रिकल कोशिश कर रहा है लेकिन नहीं कर पा रहा है, तो ऐसे 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 कर रहा है, कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन नहीं कर पा रहा है, तो इंसान वो कंडीशन में चला जाता है. तब जैसे ही वो देगा तो इलेक्ट्रिकल इंपल्स आएगा, वेंट्रिकल फुल्ली कॉन्ट्रैक्ट करना चालू करेगा. गॉट इट? दैट इज अ डिफरेंट थिंग. ये ठीक है? वो कार्डियक अरेस्ट में दिया जाता है. और अगर ईसीजी कुछ भी नहीं मिलेगा, इसका मतलब कार्डियक अरेस्ट. इसका मतलब क्या? कोई भी सिग्नल, कोई भी नोड, कोई भी सिग्नल नहीं दे रहा है. दे आर नॉट जनरेटिंग इंपल्स, दैट इज कार्डियक अरेस्ट. कंप्लीट stoppage of conduction of impulses, complete loss of conduction of impulses to the junctional tissues of the heart, that is called heart cardiac arrest. समझे? तो इसी में अगर if there is a complete loss of conduction of impulses through the nodal tissues or junctional tissues of the heart, that is called cardiac arrest. ये कार्डियक अरेस्ट वाला कंडीशन, एक क्वेश्चन भी देख रहे थे हम उस दिन, मॉड्यूल में ही है शायद, दैट इज कॉल्ड STOKE, स्टोक एडम्स सिंड्रोम. जो कंडीशन में कंप्लीट हार्ट ब्लॉक वाला कंडीशन हो गया, स्टोक एडम्स कहते हैं हम लोग इसको, है ना? मतलब हार्ट और सिग्नल नहीं दे पाएगा, उस कंडीशन में पेसमेकर चाहिए. ठीक है? दैट इज कॉल्ड हार्ट ब्लॉक. तो इसमें अगर कोई इंपल्सेस, ये तो कंप्लीट लॉस हो गया. और एक और चीज बता देते हैं, इफ देयर इज इम्पेयरमेंट ऑफ conduction of impulses through the junctional tissues, माने nodal tissues, that is called heart block. मैंने कहा कुछ देर पहले, block and blockage are not same. This is heart block. Am I clear? तो SA node, AV node, bundle of his Purkinje fiber, that is the nodal tissues or autorhythmic fibers, उसका डिस्कशन और ECG का डिस्कशन कंप्लीट. कोई दिक्कत? एक और चीज आपको बताते हैं बेटा. ECG में मैंने आपको कहा था कि वी यूज अ मिलीमीटर स्क्वायर ग्राफ पेपर. हम लोग मिलीमीटर स्क्वायर ग्राफ पेपर यूज करते हैं. तो अभी कुछ देर पहले मैंने आपको बताया, लेट्स कंसीडर दिस इज अ मिलीमीटर स्क्वायर ग्राफ पेपर. ठीक है? ये जो सिग्नल, कोई भी अगर ग्राफ ऐसे ऐसे मूव कर रहा है बेटा, रिमेंबर माय डियर, द टाइम टेकन बाय द वेव टू क्रॉस 1 millimeter square of the graph is 0.04 seconds. समझे? मतलब अगर देखिए, इधर से लेके इधर तक, इधर से लेके इधर तक, अगर 3 से लेके अगर 10 मिलीमीटर स्क्वायर हो गया, मतलब 0.04 इंटू 10, 0.4 सेकेंड हो गया. वो बहुत ज्यादा है. मतलब एट्रिया सिस्टोल, एट्रियल डिपोलराइजेशन के बहुत देर बाद वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन हो रहा है, मतलब सिग्नल सही से जा नहीं रहा है.
समझे? सो इसीलिए ईसीजी का इंपॉर्टेंस है, क्योंकि एक एक बॉक्स को हम लोग कैलकुलेट करते हैं। दोनों पीक के बीच में कितने नंबर ऑफ बॉक्सेस है अगर हम लोग निकाल ले, वो तो निकल जाएगा तुरंत। वो देख के मल्टीप्लाइड बाय 0.4 0.04 अगर करेंगे, देन इट विल गिव यू द टाइम टेकन, क्योंकि देखो सेकंड्स में डिटरमाइन किया है। सो दैट विल डिटरमाइन द टाइम टेकन बाय द इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस फ्रॉम वन रीजन टू द अदर टू ट्रेवल। বুঝতে পেরেছো? একটা ইলেকট্রিক্যাল সিগন্যাল एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रेवल करने के लिए द टाइम टेकन, वो डिटरमाइन किया गया बाय द नंबर ऑफ स्क्वाड्स व्हिच आर प्रेजेंट इन बिटवीन टू पीक्स। बुझते पारले? नॉर्मली क्या होता है बेटा, पी और आर, इसको कहते हैं पी आर इंटरवल। ये पी और आर के बीच में नॉर्मली 3 स्क्वाड्स होना चाहिए, मैक्सिमम 3 से 4। अगर 4 से ज्यादा हो गया दैट इज प्राइमरी हार्ट ब्लॉक। टाइम टेकन इज मोर, मतलब एट्रिया से सिग्नल वेंट्रिकल में पहुंचने में टाइम लग रहा है ज्यादा। नॉर्मली पीआर इंटरवल का वैल्यू होना चाहिए 0.12 सेकेंड्स, मतलब 3 स्क्वायर। लेकिन उससे ज्यादा अगर हो गया, मैक्सिमम 0.16 तक चल सकता है। 0.16 अगर निकल गया तो इसका मतलब सिग्नल पहुंचने में लेट किया। इसका मतलब एसए नोड 70 to 75 दे रहा है, लेकिन एवी नोड ओनली 60 ले रहा है, या तो 65 ले रहा है। समझ में आया? मतलब द नंबर ऑफ सिस्टोल ऑफ एट्रिया इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ सिस्टोल ऑफ वेंट्रिकल्स। बुझते पारছো কি বললাম আমি? রে समझ में? चलो डन, देख लीजिए इसको एक बार। इसी इज क्लोज्ड, इसका फोटो ले लीजिए और ग्रुप में भी डाल दीजिए। माय डियर स्टूडेंट्स ऑनलाइन, इज इट क्लियर? बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन करा हम लोगों ने, और नीट के हवाले से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रियली इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ले ले फोटो। हमेशा याद रखिएगा, कॉज ऑफ वन और उसका इफेक्ट के बीच में टाइम लगेगा, एंड द इफेक्ट ऑफ वन इज ओवरलैप बाय द कॉज ऑफ द अदर, है ना? द इफेक्ट ऑफ वन is overlapped by the cause of the next. इसीलिए तो atrial repolarization wave is masked by the ventricular depolarization wave, and that is the reason that you don't visualize the atrial repolarization wave. बुझते बल्ली? हाँ फिरे उज्जैनी कुमारी, समझ में आया? देखो बाबा, और every sentence is important my dear, every sentence। और अब जो मैंने पढ़ा दिया इसमें कोई भी सेंटेंस आप आंसर कर सकते हो, सिर्फ दिमाग में ये रखना पड़ेगा। ये सीक्वेंस याद रखिएगा, और ये सीक्वेंस आपको पता भी है, लेकिन सिर्फ ये याद रखिएगा कि अगर मसल के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं तो कैल्शियम का आना या जाना इज इंपॉर्टेंट। विदाउट दैट नथिंग विल हैपन। लेकिन न्यूरॉन के लिए वो कैल्शियम जरूरी नहीं है, इसीलिए न्यूरॉन का कंडक्शन फास्टर है, मसल का कंडक्शन अ बिट स्लोअर। इसीलिए तो मसल का एक्शन कंडक्शन होगा, एक्शन होगा, जिसका जो टाइम लगता है, और न्यूरॉन का कंडक्शन और एक्शन का टाइम बहुत कम है कंपैरेटिवली, है ना? न्यूरॉन में बहुत कम टाइम लगता है, क्यों? कैल्शियम का फ्लक्स जरूरी नहीं है, तो प्लेटोफेज ज्यादा नहीं होता न्यूरॉन में, झट से हो जाता है रिएक्शन। इधर प्लेटोफेज है क्योंकि ये मसल है। वेरी इंपॉर्टेंट। जा कथा बोललाम, वट एवर आई टोल्ड, दीज आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स, बिकॉज जब तक आपको प्लेटोफेज समझ में नहीं आएगा तब तक आपको इसी समझ में नहीं आ सकता। आप हमेशा डीपोलराइजेशन को सिस्टोल ही बोलोगे, वो गलत है। जब आपको पता चल गया कि अब आपको पता चल गया कि भाई प्लेटोफेज है और कैल्शियम का मूवमेंट है, इसका मतलब आपके दिमाग में ये बैठ गया, अच्छा तब तो डीपोलराइजेशन मतलब सिस्टोल नहीं है। डीपोलराइजेशन के बाद बहुत सारे इवेंट्स है, उसके बाद ही सिस्टोल होता है। मतलब जब तक एट्रिया का सिस्टोल होगा तब तक वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन तो सिग्नल चला गया। समझ में आया ना? ईसीजी में हम लोग डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन पढ़ते हैं और सोचते हैं कि सिस्टोल और डायस्टोल। सिस्टोल और डायस्टोल हमको दिखता नहीं है, हम लोग इंटरप्रेट करते हैं सिस्टोल और डायस्टोल, लेकिन दिखता है डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन। यही है प्रॉब्लम, इसीलिए लोग गलत करता है। व्हाट वी विजुअलाइज इज द इलेक्ट्रिकल सिग्नल, वी डोंट विजुअलाइज कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, but we have to interpret contraction and relaxation based on the signal we visualize. बुझते पारছো? एकदम इसको ध्यान से, मतलब जो मैंने लिखा
इसका अहमियत तो आपको समझ में आ ही चुका है, तो इसको ध्यान से पढ़िएगा। और कोई क्वेश्चन में आपको डिस्टर्बेंस नहीं आएगा, गारंटी है मेरा। अगर इतना याद रख पाओगे कोई दिक्कत नहीं। और ज्यादा मैंने नहीं पढ़ाया, इतने शायद नहीं पढ़ाया, जितना जरूरत है उतना ही पढ़ाया, क्योंकि अगर मैं ये नहीं पढ़ाता बेटा तो कुछ भी नहीं समझ में आता। ये बाद में भी हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा, नर्व इंपल्स ट्रांसमिशन में पढ़ना पड़ेगा, है ना। चलिए, टिल देन आज का क्लास क्लोज करते हैं। कल हम लोग कार्डियक साइकिल, ओह कल तो परसों हम लोग कार्डियक साइकिल पढ़ेंगे। बड़ा जबरदस्त डिस्कशन है 45 मिनट्स का। उसके बाद रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी, उसके बाद चैप्टर भी क्लोज हो जाएगा धीरे धीरे, है ना। बाय फ्राइडे वी कैन क्लोज दिस चैप्टर एक्सपेक्टेडली, नहीं तो सैटरडे क्लोज हो जाएगा। फिर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड एलिमिनेशन 6 क्लासेस। चलो, थैंक यू सो मच।